नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री विद गौतम में। आज हम लोग जानेंगे भारत के ऐसे कौन से महाजनपद थे जिन्होंने धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत को बदल कर रख दिया, और आखिर मगध ही इतनी शक्तिशाली क्यों थी, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और हम लोग शुरुआत करते हैं मगध साम्राज्य की। अगर बात किया जाए तो मगध साम्राज्य का, अगर आपसे पूछा जाए कि मगध साम्राज्य का जो उल्लेख है वो कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है अथर्ववेद से। मगध साम्राज्य का जो पहला उल्लेख है वो हम लोग को मिलता है अथर्ववेद से। और अगर बात किया जाए कि मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे, मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बृहदर्थ। अब ये जो टाइम पीरियड है, महाजनपद का जो टाइम पीरियड है, तो हम लोग इसका टाइम पीरियड देखे थे। महाजनपद काल का टाइम पीरियड ये था 600 BC। अब आपको कहीं कहीं ये मगध साम्राज्य का जो संस्थापक है, तो ये महाभारत के समय से ये आपका ऐसे वास्तविक संस्थापक की अगर बात किया जाए तो वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। लेकिन पौराणिक परंपराओं के हिसाब से, महाभारत काल के हिसाब से, ये मगध के जो संस्थापक थे बृहदर्थ को माना जाता है। और इनका ही पुत्र था एक। बृहदर्थ का पुत्र कौन थे पता है? इनका पुत्र बृहदर्थ का पुत्र थे जरासंध। अब महाभारत में हम लोग ये देखे थे कि जरासंध और भीम के बीच में युद्ध होता है। जरासंध और भीम के बीच में जो युद्ध होता है, मल्ल का युद्ध, उस युद्ध में श्री कृष्ण के मदद से भीम जीत जाते हैं और जरासंध हार जाते हैं। और अगर आप महाभारत या किसी महाभारत में ही देखिएगा तो भीम ने जरासंध को दोनों हाथ से पैर पकड़ के फाड़ दिया था। तो ये हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं कि मगध साम्राज्य में किस किस वंश को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग अब विस्तार से समझते हैं। आप लोग तो ये देख लिए कि मगध साम्राज्य का उल्लेख हम लोग को अथर्ववेद में मिलता है, और मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे ये देख लिए, और बृहदर्थ थे, और उनका जो पुत्र थे जरासंध और भीम के बीच में मल्ल का युद्ध होता है, जिसमें
भीम की जीत होती है और जरासंध जो थे वो हार जाते हैं और भीम जीतते हैं श्री कृष्ण की मदद से। तो आप लोग अगर ये देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा कि मल्ल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। और अब हम लोग शुरू करते हैं जो मुख्य टॉपिक है, मुख्य उद्देश्य है कि मगध में हम लोग को किस किस वंश के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग ये शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य को समझने के लिए सबसे पहले अगर बात किया जाए कि ये मगध साम्राज्य हम लोग को किस कालखंड का हिस्सा है। ये क्या प्राग ऐतिहासिक का है या आदि ऐतिहासिक का है? यह ऐतिहासिक काल का है। ये मगध साम्राज्य किस खंड का हिस्सा है, प्राग ऐतिहासिक या आदि ऐतिहासिक या ऐतिहासिक? तो इसे ऐसे समझते हैं कि प्राग ऐतिहासिक का जो हिस्सा है मगध, ये प्राग ऐतिहासिक का नहीं है और ना आदि ऐतिहासिक का है, ये है ऐतिहासिक काल का। तो ये आदि ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक, क्योंकि ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ना लिखना समझ चुके थे। तो अब बात करते हैं कि मगध साम्राज्य के जो पहले शासक थे उनके बारे में पढ़ना है। ये पहले हटा देते हैं। अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे और इसमें कुल कितने संस्थापक थे, ये हम लोग समझेंगे। और सबको पढ़ना नहीं है, बस खाली जानना है कि मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कितने थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका एक ट्रिक है वो उसी के माध्यम से देखते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह से क्या हो गया, हा से हो गया हर्यक वंश। अब हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे, वो हम लोग महाभारत में देखे थे बृहद्रथ के बारे में। और ये हर्यक वंश के जो संस्थापक थे तो इनका अगर बात किया जाए तो ये थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे ये बिंबिसार थे। और मगध साम्राज्य में अगर आपसे पूछा जाए कि मगध साम्राज्य में सबसे लंबा समय तक जो शासन किए थे ये बिंबिसार ही थे, ये जिन्होंने लंबे समय तक शासन किए थे। ये लगभग 52 साल तक गद्दी पर बैठे। 544 ईसा पूर्व से 544 से 492 तक रहे। ये लगभग कुल 52 साल तक गद्दी पे रहे। अब हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, इन्होंने मगध को विस्तार करना शुरू किया। तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं।
ये जैसे कि मगध था, मगध, वंजी, मल, वैशाली, ऐसे ऐसे क्षेत्र थे। तो बिंबिसार ने क्या किया कि अब इनका जो राजनीतिक था कि सिर्फ युद्ध के माध्यम से ही अपना साम्राज्य को विस्तार ना करें, अब इनका उद्देश्य ये था कि हम अब साम्राज्य को एक अपना वैवाहिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो बिंबिसार क्या करते थे कि युद्ध करते थे और वहाँ के राजाओं को हराकर उनके उनके मतलब रिश्तेदार बन जाते थे, शादी कर लेते थे, क्योंकि ये जानते थे कि युद्ध से बढ़िया है कि रिश्तेदार बना लिया जाए। और उसी के हिसाब से वो बिंबिसार जो थे विवाह करते थे और अपना साम्राज्य मतलब बढ़ाते जाते थे। इनका ही पुत्र था अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, और इस अजातशत्रु बिंबिसार तो शादी मतलब विवाह कर रहे थे और अपना क्षेत्रफल बढ़ा रहे थे। अजातशत्रु जब बोले कि अपना पिताजी से बोले बिंबिसार से कि अब हमें भी शादी कर दीजिए, तो बिंबिसार बोले कि अभी रुको, अभी हम शादी पहले करेंगे। ये शादी कर रहे थे और अपने क्षेत्र को विस्तार कर रहे थे। क्षेत्र को विस्तार करते गए और उसके बाद अजातशत्रु जब नहीं माने तो अजातशत्रु बिंबिसार को मार दिए और अजातशत्रु फिर गद्दी पर बैठ गए। उसके बाद फिर अजातशत्रु के जो पुत्र थे उदयन, अब इसने अजातशत्रु को मार दिया। अब ये अजातशत्रु से समझ में आ रहा है कि ये अजातशत्रु कौन थे। जब हम लोग बौद्ध संगीति पढ़े थे तो ये वही अजातशत्रु थे जो शासन काल में बैठे थे। बौद्ध संगीति जब हुई थी तो यही अजातशत्रु थे जिसने गौतम बुद्ध का जो बौद्ध संगीति हो रहा था 483 ईसा पूर्व में, उस समय जो शासन काल था इन्हीं का था, अजातशत्रु का। तो अब उदयन अजातशत्रु को मार दिया, अब ये गद्दी पे बैठ गया। उसके बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश को उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ वैसा था नहीं। शिशुनाग भी हर्यक वंश का सेनापति था। तो ये फिर इसको मार के फिर ये गद्दी पर बैठ गया, इसमें कुछ खास पढ़ना नहीं है। उसके बाद आ गया नंद वंश। तो नंद वंश का अगर बात किया जाए तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। महापद्म नंद और इसके पुत्र थे धनानंद, और ये बहुत ही घमंडी थे। धनानंद हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे उसे मारकर ये गद्दी पर बैठ गए। ये शिशुनाग को मार के अपने गद्दी पे बैठ गए, शिशुनाग के जो अंतिम शासक थे। उसके बाद मौर्य वंश, एम से हो गया, म से हो गया मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के संस्थापक कौन होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और सु से हो गया शुंग वंश। क से कण्व वंश। स से सातवाहन। अब हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब समझते हैं कि ये जो धनानंद थे, धनानंद ये बहुत घमंडी शासक था। तो हुआ ऐसा कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य।
यहाँ पे जितना हम लोग समझें, अब यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है कि चंद्रगुप्त जब मौर्य वंश के जब संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बने तो उस टाइम किसका शासक था? अपोजिट साइड में किसी का शासक होगा ना, जैसे मौर्य वंश का जो संस्थापक था। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग समझे थे कि हर्यक वंश खत्म हो गया, शुंग वंश का भी अंत हो गया, अब स्टार्ट हुआ नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मनंद के पुत्र उत्तराधिकारी समझे धनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद ये बहुत ही घमंडी शासक था। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, इसी बीच क्या हुआ कि मगध का क्षेत्रफल तो बड़ा हो ही गया था। उसके बाद क्या हुआ कि इधर से सिकंदर, ये ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी है, और यहाँ से सिकंदर अब हमला करने वाला था मगध पे। तो यहाँ से जब सिकंदर हमला करने आ रहा था तो उस समय मगध पे किसका शासन था? धनानंद का शासन था। ठीक है, ये मौर्य वंश के जब संस्थापक बाद में बनते हैं, पहले धनानंद थे। तो धनानंद जब थे तो एक यहाँ पे जगह है जिसका नाम है तक्षशिला, और तक्षशिला के एक अध्यापक थे जिनका नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये तीनों एक ही थे। तो ये चाणक्य ही लिख देते हैं। ये चाणक्य आए धनानंद के पास और धनानंद को बोले कि महाराज आप नेतृत्व कीजिए, यहाँ से सिकंदर आप पे हमला करने वाला है। धनानंद को चाणक्य समझाया कि आप नेतृत्व कीजिए, यहाँ पे सिकंदर हमला करने वाला है। लेकिन धनानंद नहीं समझे। उस समय ये थोड़ा सा मतलब दूसरा टाइप के इंसान थे, अपना ऑर्केस्ट्रा में मगन थे। तो उस समय अपना डांस ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। उस समय क्या किए कि चाणक्य से समझाए, वो नहीं समझे। लास्ट में बोला धनानंद चाणक्य को डांट के भगा दिया, वहाँ से चाणक्य चले गए। और ये जाने कि अभी हम लोग का मेन दुश्मन धनानंद नहीं है, मेन हम लोग को दुश्मन अभी सिकंदर है। कि अगर सिकंदर मगध पे मतलब कब्जा कर लिया तो यहाँ पे बहुत ही अधिक खनिज संपदा से भरा है, हाथी वगैरह सब बहुत है। तो अब इसे यहाँ पे स्टॉप कर दिया। और कहा जाता है कि धनानंद ने चाणक्य को बहुत ही ज़्यादा अपमान किया था, यहाँ तक कि चाणक्य की जो चोटी थी, जिसे सखा बोलते हैं, वो पकड़ के उसे बाहर फेंकवा दिया था। तो जब चाणक्य इसे ललकारे और बोले कि धनानंद तुमको खत्म कर देंगे, तो धनानंद क्या किया कि अपने सिपाहियों को बोलकर कि चाणक्य को फांसी पर चढ़ा दो। उसी समय चाणक्य को बचाने 12 साल का लड़का आता है जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य का एंट्री होता है यहाँ पे, क्योंकि धनानंद जब था वो अपना ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में मगन था। अब चाणक्य समझ रहा था कि इसको हम बाद में निपटेंगे, क्योंकि ये घर का दुश्मन है, पहले बाहर वाला दुश्मन से निपटा जाए। तो चाणक्य अब इसे तैयार करते हैं, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये चाणक्य को बचाएं। तो चाणक्य इसे लेकर चले गए यहाँ पे और बोले कि तुमको अब यहाँ पे हम राजा बनाएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो सलाहकार बने, अब चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार बन जाते हैं चाणक्य। तो चाणक्य क्या किए कि यहाँ से जब सिकंदर आ रहा था, सिकंदर ब्यास नदी को पार ना करे, इसके लिए चाणक्य ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। अच्छा, सिकंदर
सिकंदर यहाँ पे हमला करने आया था 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में। तो जब यहाँ पे जब हमला करने आया था तो इसको रोकने के लिए चाणक्य सिकंदर को समझाएं कि ये ब्यास नदी को आप उस पर ना जाएं, यहाँ पे देवी देवता का प्रकोप है, आप लोग मारे जाएंगे। तो सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अब यह चाणक्य क्या किए कि चंद्रगुप्त मौर्य को बोले कि सिकंदर के एक सैनिक को मार के और तुम उसी के जैसे वेशभूषा बदलकर इसके जगह घुस जाओ। जब जो कि चाणक्य चाहते थे कि ये जो सिकंदर है ये वो ब्यास नदी को पार ना करे, इसको रोकने के लिए कूटनीति अपनाए कि चंद्रगुप्त मौर्य को इसके ही सेना में, सिकंदर के सेना में शामिल कर दिए और सिकंदर की कुछ सेना को कुछ कभी जहर दे देते थे कि ब्यास नदी को जैसे पार करेगा मर जाएगा, फिर कभी जहर मतलब ऐसा जहर देते थे कि कुछ लोग अंधे हो जाते हैं। तो अब सिकंदर के सेना में इतना डर हो गया कि वो अब सेना लोग सिकंदर से बोल देता है कि महाराज हम लोग यहाँ अब इस नदी को पार नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे देवी देवता का प्रकोप है, हम लोग सब मारे जाएंगे। तो सिकंदर वापस लौट जाते हैं। जब सिकंदर वापस लौटते हैं तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि सिकंदर जो थे 326 बीसी में यहाँ पे मतलब हमला करते हैं ब्यास नदी को पार करने के लिए। तो उनको रोकने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चालबाजी कूटनीति करता है, रणनीति करता है और ये इन्हें रोक भी देते हैं। तो सिकंदर लौट जाते हैं। लौटते समय में इनकी मौत हो जाती है। बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। अब यहाँ पे इनका कहानी खत्म हो जाता है। अच्छा, और इसका एक याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था, तो सिकंदर का जो घोड़ा था उसका नाम था सिकंदर का घोड़ा का नाम बुके फराल। और ये बहुत ही ईमानदार घोड़ा था। ये ऐसा घोड़ा था कि इसके ऊपर लगाम नहीं था। सिकंदर ही एक ऐसा था कि अपना घोड़े पे लगाम नहीं रखा था। तो इतना हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कि जब सिकंदर वापस हो गया, हम लोग बात किए थे इसका सेनापति था एक, तो इसका एक सेनापति जो था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो अगर सेल्यूकस निकेटर की बात किया जाए, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि इसे कहीं ना कहीं पता था कि यहाँ पे जो ब्यास नदी को मतलब पार करने से रोका जा रहा था कि वहाँ पे देवी का प्रकोप है, इसको मतलब पूर्ण रूप से पता था कि ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो अब ये युद्ध करने के लिए अब सेल्यूकस निकेटर आते हैं और ये युद्ध में काफ़ी हाथी और घोड़े लाते हैं। तो इससे क्या कि चाणक्य फिर यहाँ पे अपना राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, कूटनीति इस्तेमाल करते हैं। ये बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कि अगर सेल्यूकस निकेटर हाथी और घोड़ा ढेर सारा लाया है तो तब तक छुप छुप के वार करना होगा जब तक कि बरसात ना हो जाए। तो बरसात का इंतज़ार किए और बरसात में हाथी भारी होता है तो सब फिसल फिसल कर गिरने लगे।
और सेल्यूकस निकेटर के पास सेना हाथी कम हो गया। उस बीच जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है तो सेल्यूकस निकेटर हार के कगार पे रहता है, मतलब हार ही जाता है। सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। तभी चाणक्य जैसा यह भी गेम खेलता है। चाणक्य जैसे कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। अब सेल्यूकस निकेटर भी यहाँ पे एक गेम किया कि वो अपनी बेटी को आगे कर दिया बचने के लिए। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है तो इस युद्ध से बचने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि वो अपने बेटी को, जिसका नाम था कार्नेलिया, सेल्यूकस निकेटर का क्या कि कार्नेलिया को आगे कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य भी जब इसे देखे तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी पसंद आ गया। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को बोले कि अगर तुम युद्ध में मार देंगे नहीं तो अपना बेटी से हमको शादी करा दो। तो सेल्यूकस निकेटर तो यही चाहते थे, इसलिए ही अपनी बेटी को आगे किए थे। तो सेल्यूकस निकेटर जो थे वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि अगर तुम हमसे युद्ध में हार जाते तो मेरे अधीन रहते, अब तुम मेरी बेटी से शादी कर रहे हो तो मेरी बेटी के अधीन रहोगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य और कार्नेलिया की जब शादी हो गया तो कहीं ना कहीं सेल्यूकस निकेटर के मन में डर सा था कि ये कहीं मेरी बेटी को खुश रखेगा या नहीं रखेगा। इसलिए सेल्यूकस निकेटर ने अपने सेनापति को इसके साथ भेजा और बोला कि ये आपका मदद करेगा और आपका साथ रहेगा। जिसका सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत कहें या सेनापति कहें उसका नाम था, क्या नाम था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। तो मेगास्थनीज ने कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के साथ जब रहने लगे तो, और मेगास्थनीज को किस लिए भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने? ये देखने के लिए कि हम तो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के लिए, कोई हम लोग रिश्ता लेकर तो आए नहीं थे कि हम अपनी बेटी को शादी करने आए हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। ये तो एक समझौता के तौर पे ये शादी हुआ था, विवाह हुआ था। जैसे कि जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जब युद्ध होता है तो ये युद्ध में अपनी बेटी को आगे करते हैं अपना बचाव के लिए, ना कि विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य और कार्नेलिया के बीच हम लोग को विवाह करना था। तो इस बात से सेल्यूकस निकेटर का डर था, इसलिए अपने सेनापति मेगास्थनीज को भेजे थे अपनी बेटी को देखने के लिए कि क्या वो विवाह के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ठीक से रखेंगे या बिहार ले जाके इसको कूचेंगे, मारेंगे। तो मेगास्थनीज रहे और इनको जानकारी दिए सेल्यूकस निकेटर को कि नहीं आपकी बेटी सही है, सही से रह रही है और चंद्रगुप्त मौर्य भी ठीक से रह रहे हैं। तो ये सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिए थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो थे पूरा दहेज में दिए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को भी लगा कि आखिर सेल्यूकस निकेटर हमसे युद्ध करने क्यों आए थे। तो पता चला कि सेल्यूकस निकेटर का युद्ध का जो कारण था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज संपदा था, हाथी था और ये बोलते हैं एक बढ़ी जो कारपेंटर जिसे बोलते हैं वो अधिक मात्रा में थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट के तौर पर लगभग 500 हाथी इनको गिफ्ट में दिए थे।
ठीक है। तो आज हम लोग, अच्छा एक और क्वेश्चन मतलब याद कर लीजिए कि मगध की जो जानकारी है ये हमें कहाँ मिलती है। तो मेगास्थनीज द्वारा एक लिखित पुस्तक या रचित पुस्तक जिसका नाम था इंडिका, इंडिका में ही मगध की जानकारी मिलती है। और महाजनपद और मेगास्थनीज के बारे में जान लिए कि ये मगध शक्तिशाली होने का रीजन था। ये हम लोग थोड़ा सा शायद ये हम लोग पहले बताना चाहिए था कि मगध का जो सबसे मगध को बढ़ने का जो कारण था उसका एक भौगोलिक कारण यह भी था कि वहाँ पे खेती बाड़ी मतलब जो उपजाऊ जमीन था इसका भी मुख्य कारण था मगध को शक्तिशाली बनने में। और वहाँ एक लौह संसाधन था, मतलब लोहे का अधिक मात्रा में वहाँ पे संसाधन था, इस वजह से भी मगध शक्तिशाली बना। तो आज का वीडियो में हम लोग मगध के बारे में, मगध का उत्कर्ष के बारे में समझे, मगध का राजा कौन थे और मगध की जानकारी हम लोग को सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है इसके बारे में हम लोग जाने। तो एक क्वेश्चन है कि ये याद कर लीजिएगा कि अगर पूछा जाए कि भारत का सब इसमें मगध में भारत का सबसे लंबा समय तक शासन किसका था, भारत के सबसे लंबे समय तक शासन किसका था। ये था बिंबिसार का, ठीक है। (544 BC से 492), मतलब कुल मिलाकर 52 साल तक ये शासन किए। तो आज की वीडियो में हम लोग मगध के उत्कर्ष के बारे में जाने और मगध के भौगोलिक रूप से मतलब मगध का विस्तार होने का कारण क्या था। तो मगध का विस्तार होने का कारण था वहाँ का भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ जमीन और लोहा संसाधन जो था मगध का उत्कर्ष का कारण था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।